नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ। आज की लर्निंग में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे एक ऐसी कंपनी जो कंपनी कामकाज करती है ग्लिटाइंस से, और कंपनी का नाम भी उन्होंने रखा हुआ है नीता ग्लिटाइंस इंडिया लिमिटेड। आखिर कंपनी ब्यूटी और कहते हैं ग्लोबल ग्लिटाइंस स्पेशलिस्ट की तौर पे कामकाज करती है। और इसके अलावा इन पे खास करके मैं जब वेबसाइट विजिट कर रहा था तो काफ़ी सारे इनका जो प्रोडक्ट है, जहाँ पे प्रोडक्टिविटी में देखा जाए तो कहते हैं वेल नेक्स्ट कॉलेज पाइप, जो कि पेप्टाइड्स वाली चीज़ें होती है, या फिर ग्लिटाइंस की बात करें, या फिर डी कैल्शियम फॉस्फेरस की बात करें। एक तरह से ये केमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। जो इसमें मार्केट की रिएक्शंस कैसा है, मार्केट की पोटेंशियल क्या कहती है, क्योंकि अभी रिसेंटली हमारी रिसर्च के दौरान में कुछ पता चला ऐसा है, जो काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि अच्छा, ये इसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल्स है। मैं नहीं कह रहा हूँ, तो लोगों ने कहा, जब आप देखते हो कि नज़र में आती है, तो आखिर इस कंपनी में क्या ऐसी पोटेंशियल्स रही जिस पे चर्चा करने की हम कोशिश करेंगे, या ये पोटेंशियल्स केवल केवल दिखावा के लिए था, या आंकड़ा कुछ और कहती। जहां तक चार्ट के लेवल की बात करें, जिसको हम चार्ट ट्रेंडिंग कहते हैं, बेसिकली मार्केट की मूड किधर जाती है, तो मार्केट मूड की तरफ देखा गया तो यहाँ पे जो निवेशक के पैसे लगे, वो सब अपनी वसूलने में लगे हुए हैं। जिनके पास जितना है, वो चाहते हैं हमें एसएल के साथ में निकलना पड़े, तो निकलते जा रहे हैं। और पिछले एक साल से इसमें लगातार रिवर्सल क्या डिप टू डिप की बात कहती नजर आती है। अब यहाँ पे देखा गया कि मार्केट में कई बार 2-5% चल जाती है, कई बार गिर जाती है। तो मार्केट की रणनीति है, मार्केट में चलना और गिरना, सेम रेंज में रहना, ये सब आंकड़ा इस पे डिपेंड करता है। जो ट्रेडर है, जो उनके ऑपरेटर है, उनके ऊपर डिपेंड करता है। अब आइए हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इनकी फाइनेंशियल पोजीशन से लेकर के मार्केट की एक्सपेक्टेशन और पोटेंशियल तक की बात है। कंपनी 1975 ईस्वी में बनी थी, नीता ग्लिटाइंस इंडिया लिमिटेड, मैन्युफैक्चर एंड द सेल ऑसिन्स ग्लिटाइंस एंड द कॉलिजिन, जो कि पेप्टाइड्स की बात कहती है, उस पर कंपनी का कारोबार रहा। और ये बीएससी लिस्टेड ओनली कंपनी है। मार्केट कैप बहुत ज़्यादा नहीं है, नियरली कह सकते हैं छोटी कंपनी के लिस्ट में आती है। 751 करोड़ की मार्केट कैप है। और मार्केट कैप की बेसिस पे ही हम आंकड़ा ना निकालें, कुछ और आंकड़ा भी सामने कलेक्ट करें। और वो आंकड़ा कहती है, जो नंबर ऑफ शेयर इस कंपनी में हमेशा मैं हाईलाइट करता हूँ, 91 लाख नंबर ऑफ शेयर हैं। इसकी वजह से ये मार्केट कैप 751 करोड़ तक दर्ज कर, जबकि इस कंपनी का बुक वैल्यू था 416, इंट्रेंसिक वैल्यू काफी बेटर है 1338 रुपए तक, और इससे अभी इस प्राइस पे अभी तक कभी गया नहीं। नियरली 1200 तक गया था, लेकिन इस प्राइस पे अभी तक देखने को नजर नहीं आई। इस साल के दौरान की बात करूं, इससे पहले कभी किसी साल में गया होगा तो अगला अलग बात है, लेकिन फिलहाल क्या यहाँ पे कुछ पोटेंशियल की बात कहती है, तो इसके बेसिस पे कहती है जो ये अंडर वैल्यूड है, इसको लेकर के, इंट्रेंसिक वैल्यू को लेकर। लेकिन जो प्राइस टू बुक वैल्यू हुआ, वो करीब करीब 200% की बढ़ चुकी है, ग्रोथ हो चुकी है। अब आते हैं इंडस्ट्रियल के पी के अकॉर्डिंग देखें, तो यहाँ पे जो स्टॉक मार्केट की दुकान पे खरीदार की बात कर रहा हूँ, जो निवेशकों की बात करूँ, निवेशकों का जो इंटरेस्ट है, वो अर्निंग पर शेयर 81 रुपए कमाती है कंपनी। उसको लेकर के मार्केट की डिमांड कितनी हुई, केवल केवल 10x की, और 10 गुने की मार्केट में खरीदारी हुई। और यहाँ अभी भी जगह खाली है, काफी खाली है, क्योंकि बाकी जो एवरेज इनकी दुकानें हैं सेक्टर की, वहां पे अच्छी खासी क्राउड दिखती है, और यहाँ पे क्राउड अभी उसके अकॉर्डिंग काफी न्यूनतम है। क्या लगता है कि आने वाले समय में बेटर कह सकते हैं, हो सकता है, लेकिन उसको लेकर के हमें डिटेल जानने की जरूरत पड़ेगी। जहां आरओसी की आंकड़ा कहती है 70 से 35%। इस नंबर ऑफ शेयर को लेकर के जो कंट्रोल है कंपनी में, प्रमोटर कंट्रोल है 74%, 75%। मैनेजमेंट अपने निवेशकों के मन में ट्रस्ट बिल्डअप कर रही है, डिविडेंड पे आउट करके, जो कि 73% की आंकड़ा दर्ज करती है। और ये सभी बातें तो हम कभी भी जानते ही हैं। इसमें फिर क्या है, हमने बात किया क्या, कि ऑब्वियसली सब जानते हैं, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, एक सिंपल सी इसको कट कर दें। अब समझने वाली बात है, हम कट करने के पीछे वजह क्या है। अब देखिए, मैं इसमें कुछ फॉर्मूला और लिया हूं, क्योंकि ये कुछ डेटा है ना, समरी डेटा। समरी डेटा के पीछे जब तक आप हकीकत को नहीं जानेंगे,
तो आपको ये समझ नहीं आएगा कि आखिर इसमें ऐसा हुआ क्या डेट्स को लेकर कंपनी एक्टिव है या प्रोएक्टिव है। करंट रेशियो की नंबर इतना हाई क्यों बात कह रही है। इसको लेकर के अर्निंग पर शेयर को हिट तो नहीं कर दिया गया नीचे से। क्यों? एक तरफ सेल को बढ़ा देना, क्योंकि ये तो एक फॉर्मूला बेस है। एक तरफ सेल को बढ़ा देना, फिर उसके बेसिस पे प्रॉफिट बढ़ जाएगी, प्रॉफिट के बेसिस पे ईपीएस निकल जाएगा, और वो हमारे सामने दिख गया। और क्या वो जो सेल किया था वो कितने दिन के लिए टाइम फ्रेम में लटका हुआ था, क्या रिस्क फैक्टर थे उसको लेकर के, और किस परसेंटेज में कंपनी अपनी प्रॉफिट को सेव करती है, उनको जानना जरूरी है। इसीलिए हम 3-4 फॉर्मूला इस कुछ कैलकुलेटिव डेटा के बेसिस पे लेके आएंगे, जो कि कंक्लूसिव डेटा निकाल के देंगे कि कंपनी में आखिर रिस्क फैक्टर क्या है, रिस्क एनालिसिस क्या कहती है, रिस्क के बेसिस पे आउटपुट क्या निकल के आता है, और आउटपुट के बेसिस पे रिटर्न क्या पॉसिबल है या नहीं दर्ज। आते हैं इनकी फाइनेंशियल पोजीशन को जरा एक मध्य नजर रखते हुए जानने की कोशिश करें। उससे पहले दोस्तों एक नजर कुछ बातों पे, जो हम कुछ हमारे सामने कुछ कमेंट आ जाते हैं, कई बार आते हैं। हम किसी भी तरह के ट्रेडिंग और एडवाइजर से जुड़े नहीं हैं, ओनली एज ए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम वीडियोस बनाते हैं, और जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग आप सबके सामने भी शेयर करते रहते हैं। चलिए, अब हम जानने की कोशिश करेंगे इसको उन परत। वो कहता है फाइनेंशियल पोजीशन में कंपनी क्या बेटर कर रही है, कहती है हाँ बेटर तो कर रही थी, लेकिन फिलहाल तो नहीं है। इसका आशार क्या थी, गिरावट का माहौल चला है। तो क्या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में गिरावट था या ईयरली भी गिरावट था, कहती है नहीं नहीं नहीं, हम तो 2023 तक काफी बेटर परफॉर्मेंस में थे। 24 में हमारी सिचुएशन दिक्कत में आ गई, जिसकी वजह से हम 5-6% सेल्स कम कर लिए। तो आखिर सेल्स कम हुआ, क्या इसका ट्रेंडिंग क्या बना, चलते चलते आपने कट कर लिया खुद को। जब आपने खुद ही कट किया तो आपकी लास्ट 2 क्वार्टर के डेटा होगा वो भी तो सेम आंकड़ा दर्ज करती है। और ये आंकड़ा जब दर्ज करती है तो कंपनी खुद का कारोबार करते करते देखा गया कि 132 करोड़ की खुद का कारोबार करती है, और ओवरऑल कारोबार भी 134 करोड़ ही दर्ज कर। इनको हमने क्या किया, हाईलाइट किया, और इसको जानने के लिए हमने कुछ आंकड़ा को सामने रखा, जहां पे वाई वाई डेटा बेसिस निगेटिव इम्पैक्ट, क्यू और क्यू डेटा बेसिस निगेटिव इम्पैक्ट, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निगेटिव इम्पैक्ट के साथ काम कर रही है। नेट प्रॉफिट नंबर, अब नंबर की बात छोड़ दीजिए, हम केवल परसेंटेज वाइज लेंगे तो शायद वो बेटर हो सकता है। इसको लेकर के हमने एक अलग से फॉर्मूला क्रिएट किया, उस पर हम एक कंक्लूसिव मोड में आ जाएंगे। फिलहाल नंबर वो देखा तो नंबर में क्या कहती है, अदर सोर्स ऑफ इनकम इनके पास काफ़ी बेटर है। कंपनी कर्ज ले सकती है, कर्ज ले करके अपनी प्रोडक्टिविटीज में डेवलपमेंट कर सकती है, ऐसा आंकड़ा की बात कह दूँ। अब इसमें क्या हुआ, कंपनी में लास्ट 12 महीने के डेटाबेस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में एक लंबी उछाल आई, कहती नहीं पिछले पीरियड से तो हमने गिरावट दर्ज किया। अदर सोर्स ऑफ इनकम इनके पास सबसे ज्यादा की बात कहती है 13-14, तो 74 करोड़ की टोटल प्रॉफिट में 13 करोड़ तो इनके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम ही आती है। और जब हम लोग नेट प्रॉफिट मार्जिन को देखते हैं, उसमें कौन सी चीजें आती है, वो डेटा सामने आती है कि इसमें ये दर्ज करती है कि प्रॉफिट के बेसिस पे नेट प्रॉफिट जितना हुआ, इसके बेसिस पे जितना रिवेन्यू जनरेट हुआ, उसको लेकर के हमने नेट प्रॉफिट मार्जिन को देखा, तो वो दर्ज करती है करीब 14% से ज़्यादा की, जो कि पिछले पीरियड से बेटर कहती है। और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थी उसको लेकर कहती है जो यहाँ पे गिरावट दर्ज। लेकिन जब हमने कंक्लूसिव ऑल डेटाबेस को लिया तो हमारे सामने निकल के आती है कि कंपनी ओवरऑल अपने बिजनेस से और जो अदर सोर्स ऑफ इनकम है उससे 14% की पैसे सेव करती है। चलिए, इस 14% के सेव करने के पीछे कितने सारे रिस्क कंपनी लेती है, तो वो कहती है कि इनको लेकर के भी हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक पार्ट तो प्रॉफिट लॉस का था, दूसरा पार्ट जो हकीकत दिखाएगा, जिसमें कि खास करके डेट टू इक्विटी करंट रेशियो की नंबर को हम रिकंसाइल करेंगे, वो सब हमें बैलेंस शीट दर्शाएगी। उसको लेकर के सबसे पहली नजर जाती है रिस्क पर। रिस्क कंपनी के पास 2 महीने की रिस्क टाइम फ्रेम की बात कर रही है। चलिए, 2 महीने में कोई टाइम फ्रेम में कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली
1 दिन से लेकर के 90 दिन तक, 3 महीने तक चलती है। कई बार तो हमने देखा कि गवर्नमेंट कंपनियों में एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में पैसे देने में 6-6 महीने लग जाते हैं, खास करके कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी में। अब आते हैं इनको लेकर के, जब रिस्क फैक्टर हमने देखा तो कंपनी कर्ज लिया है, कंपनी कर्ज लिया है 4 करोड़। कर्ज को किया क्या, समझने वाली बात है यहाँ पे। कर्ज को क्या एसेट्स क्रिएट कर रही है, क्या इन्वेस्टमेंट क्रिएट कर रही है? तो हाँ, ऑब्वियसली कर रही है। इन्वेस्टमेंट के अंदर नंबर तो चेंज हो रहा है, नंबर तो चेंज और भी हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली कह सकते हैं इन्होंने प्रोडक्टिविटीज पे कामकाज किया है। और रिस्क एनालिसिस को लेकर कहती है कि इनके पास करीब 96 करोड़ का उधार भी पड़ी थी मार्केट को। आखिर इनको लेकर क्या कहती है, चलिए हम इनको भी जब जानने की कोशिश करें। और उनको लेकर के एक कंक्लूसिव डेटा निकल के आता है, जो 14% सेविंग के पीछे कंपनी का सेल्स के आंकड़ा के बेसिस पे 18% की क्या थी, रिस्क थी। उस रिस्क कितने दिन के लिए था, 2 महीने के लिए। अब आते हैं इस प्रॉफिट नंबर से इस रिस्क को, आखिर ये तो सेल्स के आंकड़ा पे रिस्क बन गया, लेकिन जब हम प्रॉफिट के बेसिस पे रिस्क को देखेंगे तो वो कहती है 129% की दर्ज करती है। अर्थात हाथ में 12 महीने के डेटाबेस को कंक्लूजन करके देखे तो कुछ मिला नहीं है, जबकि इसका परफॉर्मेंस लेवल कहती है जो कुछ सालों में बेटर परफॉर्मेंस करती आ रही है। चाहे रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, स्टॉक प्राइस में अप डाउन चलती रही है, इसमें डाउन साइड देखने को मिला, इसमें भी पिछले 1 साल में डाउन साइड देखने को मिला है। और निवेशकों का इंटरेस्ट माने तो कंपनी में 12,000 से ज्यादा निवेशक हैं। और जब हमने कहा था कुछ बल्क डील शामिल तो नहीं था, वैसा डेटा कोई शामिल फिलहाल के लिए नहीं दिखता है। लेकिन यदि प्रमोटर हैंड की बात करें तो नीता ग्लिटाइन आईएनसी, अब ये कंपनी कहां से बिलोंग करती है, ये कंपनी इंडिया बेस्ड नहीं है, ये कंपनी फॉरेन बेस्ड कंपनी है। और इसमें दो जगह से पैसे इन्वॉल्व हैं। एक तो ग्लिटाइंस, जो कि नीता ग्लिटाइंस आईएनसी है, या तो ये भी हो सकता है इंडियन पर्सन यहां से गया कहाँ पे, यूएसए, और वहां से कंपनी बनाई और इसका नाम उन्होंने आईएनसी रख दिया, तो हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ये कहते हैं कि इनके पास केरला स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अर्थात केरला सरकार की 31% से ज्यादा की होल्डिंग इस कंपनी में है अल्टीमेटली। जबकि जब से स्टार्टिंग से लिया है तब से केरला स्टेट डेवलपमेंट जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, अल्टीमेट होल्डर कौन है, केरला स्टेट। अल्टीमेट कितना 31-32% की होल्डिंग फिलहाल इसमें लगातार चलती है, तो इसको लेकर एक सेंटिमेंट क्रिएट करता है। जबकि एफआईडीआई नहीं है, और अभी कभी भी एफआईडीआई पे बुल होती है तो मार्केट इसके पीछे काफी रेस से भाग सकती है। जबकि एनालिसिस पार्ट कहती है इनको फेवरेबल्स वर्ड के तौर पे काफी सारे वर्ड इनको सपोर्ट देती है, स्पेशल कुछ बातों को छोड़ करके जहां पे सेल्स को लेकर के डिक्लाइनिंग की बात दर्ज कर। अब आती है सवाल, क्या निवेशकों को कुछ देती लेती है, तो कहते हैं बिल्कुल देती है जी। 2020, 21, 22, 23, 24, 25 सब लगातार देती रहेगी। क्यों, क्योंकि मैं आपको 25 का भी डेटा बता दूं, क्योंकि ये इनमें ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करती जा रही है अपने डिविडेंड को लेकर के, तो ये भी इनके लिए बेटर बात कहती है। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन को लेकर के, जहां लास्ट 10 सालों में अच्छी खासी रैली क्रिएट किया था, लेकिन अभी जा करके रैली इसकी क्या हुई, बकवास की तरफ जा रही है। इसको कहते हैं बकवास। आखिर हुआ क्या, इसमें लगातार पोजीशन बिकवाली का चला, और मार्केट देखने वाली बात है जो एक रेंज में काफी दिनों तक आती रही है, एक ही रेंज में काफी दिनों तक आती रही है। एक तो ये सपोर्ट लेवल के आसपास देखने को मिला, जहां पे काफी टाइम तक इसमें पोजीशन बनी रही। फिर दोबारा मार्केट इसकी बॉटम टू बॉटम के आसपास जब लुढ़की की तो दोबारा सपोर्ट के लिए उन्होंने क्रिएट किया। अब यहाँ लगता है कि यहाँ पे यदि सपोर्ट क्रिएट करती है, क्योंकि ये जो सपोर्ट लेवल था इससे पुराने सपोर्ट लेवल था जो कि 1 साल पहले की, तो कुछ ऐसी भी बातें कह सकते हैं, जो कुछ ऐसी स्टॉक जो अपनी कारोबार में ठीक ठाक है लेकिन स्टॉक नहीं चल पा रही है, वो अब जा करके चलने के लिए कगार पे बन सकती है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई तो ले रहा है। एक्चुअल बात ये होता है, जब मार्केट आपकी सेंटिमेंट जो वोलेटिलिटी ज्यादा हो तो उसमें क्या करना चाहिए, जब मौका मिले तो प्रॉफिट को निकालती रहना भी चाहिए। अब यहाँ पे जिन लोगों ने निकाल लिया
फिर सेंटिमेंट में जिन लोगों ने नहीं निकाला, सोचा कि अच्छा यहाँ से बढ़ जाएगा, उनके लिए आज भी यहाँ से दुख पे दर्द बनती है, क्योंकि उनकी पैसे आज भी, उनकी शेयर की कीमत आज भी घटी हुई नजर आती है। तो मौका मिलने पे जब मार्केट इस तरह की रिएक्शन करे, जब अप डाउन वाली सिचुएशन क्रिएट करे और अप ट्रेंड को ना अपनाए, तो उसमें ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग करते रहना चाहिए। और जब कोई मार्केट में आपके अनुसार ना चल पाए तो एसएल के साथ निकलना ही बेहतर होता है, विदाउट किसी ट्रेडिंग और एडवाइजरी नोट को लेकर। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग इस